नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका श्री अरविंदो आईएएस में। और हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर जनवरी 2020 का। इसका लास्ट वाला पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पर है, आप उसको देख लें। और उसके बाद ये सेकंड पार्ट की हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, ब्रू रियांग शरणार्थी। ठीक है, ये एक जनजाति है। ये ब्रू रियांग एक जनजाति का नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो मैप आपको दिखाई दे रहा है वो ईस्ट इंडिया का मैप है। ठीक है, जो भारत का पूर्वी इलाका है उसका मैप है। उसमें कुछ हमने स्टेट को ड्रॉ किया है। वो जो स्टेट है उनमें आपको याद रखना है असम, यहाँ से शुरू होता है। असम पूरा बीचों बीच यहाँ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। चूंकि हम लोगों को मतलब है यहाँ 3 राज्यों से, और 3 में भी मुख्य रूप से 2 राज्यों से मतलब है, इसलिए हमने उस मैप को ड्रॉ किया है। तो मुझे मतलब है केवल इस मिजोरम से यहाँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मिजोरम से मुझे मतलब है ये, इसलिए मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया है। सेकंड, मुझे त्रिपुरा से लेना देना है, ध्यान रखना। तो ये 2 मेन फैक्ट हैं इस वाले आज के इस पहले टॉपिक के, मिजोरम और त्रिपुरा। क्योंकि ये जो शरणार्थी हैं, यानी कि ये जो जनजाति है, इसको मैं लिख दूं, ब्रू रियांग शरणार्थी है जनजाति, ये रहते हैं मिजोरम और त्रिपुरा। और इसके साथ साथ इनका कुछ प्रतिशत असम में भी पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब विवाद क्या है इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए। एक तो पहले इनके बारे में 2-3 फैक्ट देख लीजिए कि जो रियांग है वो भारत की एक प्रमुख जनजाति है। तो ये ब्रू रियांग क्या हो जाएंगे, भारत की प्रमुख जनजाति। किन क्षेत्रों में निवास करने वाले थे ये, असम, सेकंड त्रिपुरा और थर्ड मिजोरम। इन 3 राज्यों में ये जनजाति रहती है, ये याद रखना है। सेकंड, अगर इनके धर्म की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध है वैष्णव धर्म से। तो ये वैष्णव धर्म के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, भगवान विष्णु को मानने वाले जो लोग हैं वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। और एक शैव धर्म भी होता है, मालूम है आपको। भगवान शिव को मानने वाले जो लोग होते थे इंडिया में, वो शैव धर्म से संबंधित होते थे। तो जो ब्रू रियांग जनजाति है वो वैष्णव धर्म को मानती थी, तो वैष्णव धर्म के ये कट्टर समर्थक हो जाएंगे। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। असम, त्रिपुरा, मिजोरम में पाए जाते हैं, वैष्णव धर्म के कट्टर समर्थक हैं, एक ये याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज और इनके बारे में, इनने क्या किया 1997 में। ठीक है, ये 1997 से पहले मिजोरम में निवास करते थे। यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, 1997 में ये मिजोरम में निवास करते थे। लेकिन 1997 में लगभग 30,000, अप्रोक्स याद रखना, ये लगभग 30,000 जनजाति ब्रू रियांग की त्रिपुरा में जाकर बस गए। अब विवाद ये है कि इनका कहना है कि इन्हें त्रिपुरा में ही बसाया जाए, जबकि भारत सरकार का कहना था कि नहीं, ये जहां के पहले मूल निवासी थे स्थायी रूप से, यानी मिजोरम में इनकी संख्या ज्यादा थी, तो इनको वापस वहां भेजा जाए। इन बातों को लेकर स्टेट गवर्नमेंट यानी त्रिपुरा और मिजोरम की सरकार और प्लस भारत की सरकार यानी केंद्र सरकार के बीच एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। ध्यान रखना, ये विवाद 16 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया है। तो उसमें ये डेट भी आप याद रखिए, 16 जनवरी 2020। ठीक है, 2020 में ब्रू रियांग शरणार्थियों का जो विवाद है वह समाप्त हो गया है। अब जो एग्रीमेंट हुआ है भारत सरकार प्लस त्रिपुरा और मिजोरम की सरकार के बीच, एक एग्रीमेंट हुआ है अभी हाल ही में, यानी कि 16 जनवरी 2020 को। एग्रीमेंट क्या है वो देख लीजिए। चूंकि 1997 के बाद में एक बार सरकार ने 2010 में और इनको बसाने का प्रयास किया था, यानी इनके बीच में एक बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत का कोई नतीजा ना निकलने के कारण 2020 में मोदी सरकार ने इस ब्रू रियांग शरणार्थी की जो समस्या थी उसको पूरी तरह सुलझा दिया है। तो अब जो नया एग्रीमेंट इनके बीच हुआ है वो एग्रीमेंट देख लीजिए आप। उसकी कुछ मुख्य बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस मैप को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इस मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने केवल बनाया है उसको आपको दिखाने के लिए कि ये इन राज्यों में को लेकर ब्रू रियांग शरणार्थियों का एक विवाद था। चलिए आइए देखें कि एग्रीमेंट क्या हुआ है। तो पहले तो मैं लिख दूं इसमें एग्रीमेंट की डेट लिख देता हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट लिखते आइएगा साथ में, ये हुआ है 16 जनवरी 2020 को। किन किन के बीच हुआ है, केंद्र सरकार प्लस 2 राज्यों की सरकार, एक तो त्रिपुरा और त्रिपुरा के साथ साथ प्लस में मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम की गवर्नमेंट और प्लस उनका एग्रीमेंट केंद्र सरकार के बीच। एग्रीमेंट की मुख्य बातें, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा उसमें, नंबर 1, जो विस्थापित परिवार हैं, यानी कि जो परिवार वहां से हटाए गए हैं, मिजोरम से हटाकर जिन्हें कहां शिफ्ट किया गया है, त्रिपुरा में, उन विस्थापित परिवारों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1200 वर्ग फीट की जो प्लॉट है, एक प्लॉट दिया जाएगा। 1200 वर्ग फीट का एक प्लॉट
इनको यहाँ अलॉट किया गया है इन विस्थापित परिवारों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दूसरी जो रियायत है जो दी जाएगी वो ये है कि प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए, ठीक है, ये दिए जाएंगे सावधि जमा के रूप में। सावधि जमा का मतलब होता है यहाँ FD, जिसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इसके रूप में प्रत्येक परिवार के लिए 4 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स डिपॉजिट किए हैं, यानी कि सावधि जमा कर दी है बैंक में। इसके बाद में जो तीसरी शर्त रखी गई है वो ये है कि 2 वर्षों तक, यानी 2020 में हुआ शुरू एग्रीमेंट, तो 2021-2022 2 वर्षों तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें प्रत्येक परिवार को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये प्रत्येक यानी ईच फैमिली, प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे 5,000 रुपए पर मंथ। ध्यान रखना पर मंथ की बात हो रही है, 5,000 रुपए पर मंथ 2 वर्षों तक उन्हें दिया जाएगा। और इसके अलावा जो त्रिपुरा की सरकार है, ये जो अगर प्लॉट दिया जा रहा है तो इस प्लॉट की जो व्यवस्था है, ध्यान रखना, वो करेगी त्रिपुरा सरकार। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि विस्थापित परिवारों के लिए प्लॉट की व्यवस्था करें, उनको प्लॉट दें और वह मकान बनाने की उनकी व्यवस्था की जाए। ठीक है, फिर से देख लीजिए 16 जनवरी 2020 को जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट जो हुआ है किन किन के बीच में, वो हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस त्रिपुरा और मिजोरम की सरकारों के बीच। तो इन गवर्नमेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी मुख्य बातें क्या है, जो विस्थापित परिवार हैं उन विस्थापित परिवारों को 1200 वर्ग फीट का एक प्लॉट दिया जाएगा। फिर प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में दिए जाएंगे। और ये फिक्स डिपॉजिट, ध्यान रखना, सावधि जमा जिसे कहा जाता है। बैंकों में 2 तरह का जमा होता है, कभी इकोनॉमी की चर्चा करेंगे तो फिर आगे डिटेल में उसको देखेंगे। तो 4 लाख रुपए प्रत्येक परिवार के लिए जमा किए गए हैं FD के रूप में, और 2 वर्षों तक प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपए महीने ये केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और जो भूमि का जो हिसाब किताब देखेगा वहां, वो त्रिपुरा की सरकार है। त्रिपुरा की सरकार व्यवस्था करेगी कि इनको भूमि या प्लॉट कहाँ दिया जाना चाहिए, वो गवर्नमेंट जमीन पर दिया जाना चाहिए या कहीं से सरकार खरीद के उनके लिए व्यवस्था करें, वो सरकार को जिम्मेदारी दी गई है। क्लियर कंसेप्ट है ये। अच्छा, इसमें 2 चीजें संविधान की ओर याद रखिएगा, तो मैं नीचे और बढ़ा देता हूँ 2 पॉइंट और, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना करंट अफेयर के हिसाब से। तो इसमें जो थोड़ा सा इसको मैं पॉलिटी के हिसाब से रिलेट कर दूं, तो जो हमारी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ठीक है, शेड्यूल्ड की बात हो रही है। शेड्यूल्ड कितनी अनुसूचियां हमारी भारतीय संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों में 5वीं और 6ठी अनुसूची की चर्चा कर रहे हैं केवल। तो एक 5वीं अनुसूची और एक 6ठी अनुसूची, ठीक है। क्या है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, यानी 5th शेड्यूल क्या कहता है? 5th शेड्यूल ये कहता है कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं इंडिया में, उन अनुसूचित क्षेत्रों में ST का जो प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। देखिए ध्यान से, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया, इन अनुसूचित क्षेत्रों में जो ST यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन किसका होगा, यानी कि उन पर अधिकार किसका होगा? क्या वहां की गवर्नमेंट पूरी तरह से उन पर अधिकृत होगी या वहां राज्यपाल यानी गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट? वो चर्चा 5वीं अनुसूची में की गई है। 6ठी अनुसूची में कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 स्टेट की चर्चा की गई है। असम हमने बनाए भी थे अभी, मेघालय, और 2 तो ये विवादित थे ही अभी, त्रिपुरा और प्लस मिजोरम, ठीक है। इन चारों राज्यों में रहने वाली जनजातियों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के लिए या उन जनजातीय क्षेत्रों में किसका प्रशासन होगा, किसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, उसकी चर्चा की गई है इस 6ठी अनुसूची में। तो ये दोनों अभी चूंकि चर्चा में थे इसलिए इनको भी साथ में याद रख लीजिएगा। यह हिसाब किताब है पूरा ब्रू रियांग शरणार्थी का। एक बार 1 मिनट में फिर से देखिए। ब्रू रियांग शरणार्थी असम, मिजोरम और त्रिपुरा में रहते थे। 1997 के आसपास 1997 में करीब 30,000 ब्रू रियांग शरणार्थी मिजोरम से शिफ्ट होकर त्रिपुरा में चले गए, वो वहीं बस गए। 1997 में 1997 में ये जाकर बसे, और 2010 में 2010 में भारत की सरकार ने एक प्रयास और किया था इनको वहां बसाने के लिए, लेकिन चूंकि तब से अब तक विवाद चल रहा था, तो 16 जनवरी 2020 को मोदी सरकार ने इनको स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाने की परमिशन दे दी है, और एक एग्रीमेंट वहां की सरकारों के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से एग्रीमेंट की जो मुख्य बातें हैं उनमें पहला यह है कि जो
विस्थापित परिवार हैं उनको 1200 वर्ग फीट का प्लॉट दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में दिए जाएंगे। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा उसका 2 वर्षों तक प्रतिमाह प्रत्येक परिवार को 5000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। लेकिन ये जो 1200 वर्ग फीट की भूमि है, इसका जो मतलब कि क्या बोले, उसकी व्यवस्था जो करेगा वो त्रिपुरा की सरकार करके देगी कि वो कहाँ उनको बसाती है। तो ये लगभग 30,000 है, ध्यान रखना, उससे ज्यादा भी इनकी संख्या हो सकती है और कम भी हो सकती है। चलिए आइए, फर्स्ट वाला पॉइंट पूरी तरह से क्लियर है। सेकेंड वाले पॉइंट पर आ जाइए, नंबर 2, आज के करंट अफेयर का दूसरा प्रश्न। सेकेंड है, अभी हाल ही में भारतीय वन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ध्यान रखना, 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट। तो उसको मैं लिख दूं फॉरेस्ट वाली। नंबर 2, भारत फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ठीक है, भारतीय वन क्षेत्र रिपोर्ट 2019। अब इस रिपोर्ट के अनुसार एक तो याद ये रखना है कि ये 16th रिपोर्ट है, ध्यान रखना, शुरू हुई है तब से लेकर अभी ये भी देखेंगे कब से पहली बार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वनों को लेकर, क्योंकि वनों का एक बड़ा एरिया भारत में है विश्व के हिसाब से भी देखा जाए तो। और अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो रिपोर्ट है, पहले तो आपको ये याद रखना है इसमें कि रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है। तो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है भारत में FSI, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है इसका, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये पेश करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 16th रिपोर्ट के अनुसार, और एक और चीज याद रखनी है, ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है, FSI है, ये 2 वर्षों में एक बार, ठीक है, तो हो जाएगा द्विवार्षिक, 2 वर्षों में एक बार ही रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इससे पहले कब की गई होगी 2017 में, और जो नई रिपोर्ट पेश की गई है वो है 2019 की भारत वन क्षेत्र रिपोर्ट, ठीक है, ये याद रखना है। अब रिपोर्ट के अनुसार इसमें 4 मुख्य पॉइंट हैं, वो याद रखना है आपको। सबसे पहला, वन आवरण, इसको हटा रहा हूं मैं इतना, आप नोट कर लीजिएगा इसको। तो 4 जो मेन पॉइंट हैं इसमें, वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। सबसे फर्स्ट वाला है इसमें नंबर 1, भारत वन आवरण में वृद्धि करने वाले 3 राज्य। नंबर 1, वन आवरण, ठीक है, वन आवरण में वृद्धि करने वाले 3 जो टॉप के राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फॉरेस्ट कवर, इसको नाम देते हैं हम लोग, वन आवरण में वृद्धि करने वाले 3 राज्य। कौन कौन से स्टेट 3 जो सबसे ज्यादा जिनमें वन की स्थिति सुधरी है राज्य, उसमें क्षेत्र के मामले में, आवरण के मामले में, तो नंबर फर्स्ट पर याद रखना है इसमें आप कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। अब कितना एरिया उसमें हो गया वनों का, मतलब कितना बड़ा है वो ध्यान रखना, तो 1025 वर्ग किलोमीटर, 1025 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना कर्नाटक का एरिया है इसमें नई वाली रिपोर्ट के अनुसार। सेकेंड नंबर पर इसमें रखा गया है आंध्र प्रदेश को, और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो सेकंड नंबर पर 990 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में है सभी। और थर्ड नंबर पर इसमें रखा गया है केरल का जो एरिया है वो है 823 वर्ग किलोमीटर, 823, ठीक है, अलग अलग लिख लीजिएगा उसको। तो पहली बात क्या है भारत फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की, कि वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर में वृद्धि करने वाले, वन आवरण यानी पूरे एरिया में, क्षेत्र में, कवर में वृद्धि करने वाले 3 राज्य हो जाएंगे कर्नाटक फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर है आंध्र प्रदेश, और थर्ड नंबर पर रखा गया है केरल। ये इस रिपोर्ट की पहली और मुख्य बात है। चलिए इस रिपोर्ट की सेकेंड वाली बात, इसको लिखते जाइएगा साथ में। सेकेंड वाली जो बात है वो है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 राज्य, सर्वाधिक वन प्रतिशत, ठीक है, 1% फॉरेस्ट परसेंटेज, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 राज्य, यानी परसेंटेज के मामले में भारत के किन राज्यों में वनों की जो वृद्धि हुई है, ये जो संख्या है वो बड़ी है, तो उसमें फर्स्ट नंबर पर आपको याद रखना है नंबर 1 मिजोरम। अभी पिछले वाले पॉइंट में ही मिजोरम आया था अभी, तो मिजोरम सेकंड पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, तो फर्स्ट हो जाएगा मिजोरम, सेकंड हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पर इसमें रखा गया है मेघालय, ठीक है, मेघालय। तो ये हो गए 3 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज के रूप में वृद्धि हुई है। अब कितने प्रतिशत बड़े हैं, कितने प्रतिशत हो गए हैं यहाँ वनों का परसेंटेज, तो इसमें हो गया है 85.41%, मिजोरम में 85.41%, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश में 79.9%,
79.63%, ये याद रखना है। और मेघालय में प्रतिशत याद रखना है 76.33%, 76.33%। ये सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 राज्य हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। अगले वाले तीसरे नंबर के वाले पॉइंट पर चल रहे हैं हम लोग। नंबर 3, तीसरे नंबर में आपको याद रखना है इस रिपोर्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया के रूप में, सर्वाधिक लिख देता हूं उसको, सर्वाधिक वन क्षेत्र, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि करने वाले 3 राज्य, यानी कि अपने क्षेत्र किन 3 राज्यों ने बढ़ाए हैं वृद्धि के मामले में, उनकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में सबसे पहले वृद्धि में हो जाएगा नंबर 1 मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि में, एरिया वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पर इसमें रखा गया है छत्तीसगढ़, सीजी। तो पहले नंबर पर राज्य अगर वन क्षेत्र में पूछे तो नंबर 1 फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर रखा गया है अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पर रखा गया है छत्तीसगढ़ को। इस रिपोर्ट की चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण बात, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा साथ में। ये लास्ट वाला पॉइंट है इसमें, मैंग्रोव वृद्धि वाले जो 3 राज्य हैं वो, मैंग्रोव की चर्चा कभी बहुत डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। मैंग्रोव वन यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट वाले या वृद्धि वाले, किसमें इंक्रीज हुआ है, वृद्धि वाले 3 राज्य, ठीक है। तो देख लीजिए मैंग्रोव वन वाले कौन कौन से 3 राज्य हैं जिनमें वृद्धि हुई है। उसमें पहला वाला है गुजरात, नंबर 1 पर रखा गया है गुजरात, ये बड़ा है। सेकंड नंबर पर लगा हुआ राज्य उसी से महाराष्ट्र, ठीक है, और थर्ड नंबर पर इसमें है ओडिशा। तो ओडिशा, ये 3 राज्य याद रखने हैं आपको। तो गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा, ये 3 हो गए किस वाले मामले में, मैंग्रोव वनों की वृद्धि से संबंधित मामलों में इन तीनों का नाम टॉप पर है। क्लियर कंसेप्ट है। तो ये 4 पॉइंट जो मेन है वो आप याद रखिएगा। अच्छा, अब इससे जुड़े कुछ और फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, इस रिपोर्ट से संबंधित बातें कुछ और। एक तो आपको इसमें याद रखना है भारत के केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम। तो जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये जो पर्यावरण मंत्री हैं अभी वर्तमान में भारत के, वो हैं प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, इनका नाम याद रखना है प्रकाश जावड़ेकर। और इन्होंने ही ये रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि प्रस्तुत कौन करता है रिपोर्ट, FSI की रिपोर्ट है और इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई है, ठीक है। 16वीं रिपोर्ट है, याद रखना है। पहली बार सबसे फर्स्ट टाइम 1987 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम पहली बार 1987 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और अभी हाल ही में कब प्रस्तुत की गई है, 2019, और 2019 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो कौन सी रिपोर्ट है, वह 16वीं रिपोर्ट है, 16th रिपोर्ट है, ये याद रखना है। इस नई रिपोर्ट के अनुसार अब भारत का जो टोटल वन क्षेत्र हो गया बढ़कर, वो हो गया है 24.56%, ठीक है। तो ये भारत में अब टोटल वन क्षेत्र हो गया है, ध्यान रखना, यानी कि भारत के इतने एरिया में फॉरेस्ट हैं या वन है, 24.56%। क्लियर कंसेप्ट है। ये दूसरा वाला पॉइंट पूरी तरह से कंप्लीट होता है जो भारत फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को दर्शाता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें अब हम लोग। ये तो सेकंड पॉइंट हो गया, इसको लिखते जाइएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं सभी, करंट अफेयर के हिसाब से ध्यान रखना। MPPSC हो, चाहे किसी भी स्टेट की PCS एग्जाम हो, या व्यापम, PEB, रेलवे, NTPC वगैरह, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, ये क्या है वो ध्यान रखिए बस। अब H9N2, ठीक है, इसको याद रखना है। तो H9N2 वायरस क्या है, इस वायरस का अभी जो फर्स्ट केस मिला है, ठीक है, फर्स्ट केस, पहला जो मामला मिला है वो महाराष्ट्र में मिला है जनवरी 2020 में, और ये एक 17 महीने के बालक में पहली बार देखा गया है यह वायरस, 17 मंथ के एक बालक में देखा गया है। और पहला केस जो है भारत के किस राज्य में, महाराष्ट्र में मिला है, ठीक। और अगर विश्व की कभी चर्चा करें कि वर्ल्ड में पहला मामला कब मिला था, तो वर्ल्ड में पहला मामला मिला था 1996 में USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यह 1996 में विश्व में पहला मामला मिला। इंडिया के किसी राज्य की चर्चा करें तो महाराष्ट्र में पहला मामला मिला है अभी हाल ही में 2020 में। बर्ड फ्लू से संबंधित ये इस वायरस का संबंध है बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू से,
बर्ड फ्लू यानी कि जो लोग मुर्गी पालन के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें यह वायरस देखा जा सकता है, यानी कि मुर्गियों से फैलने वाला एक वायरस हो जाएगा H9N2। ये थर्ड वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जो हमारा चौथा और अगला क्वेश्चन है आज का, उसमें आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा। एक नाम याद रखना है, अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कभी ये बहुत पहले शायद झारखंड के सीएम रहे हैं, तो इनके बारे में याद रखना आप। ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अब चर्चा में क्यों है अभी, इन्हें ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ, ठीक है, संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, AAI, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखना, इनका कार्यकाल 4 वर्षों का रहेगा, यानी कि ये 4 वर्षों तक अपने पद पर रहेंगे। तो इनका कार्यकाल हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, कंप्लीट चीजें हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनका कार्यकाल इस पद पर कितने वर्षों का रहेगा, 4 वर्षों का रहेगा। क्लियर कंसेप्ट है। ठीक है, आज का आखिरी और 5वां अंतिम क्वेश्चन। चूंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए आज मैं 10 क्वेश्चन इसमें नहीं डाल रहा हूं, मैं केवल 5 क्वेश्चन की ही चर्चा कर रहा हूं। तो आज का 5वां और आखिरी क्वेश्चन चर्चा में है आंध्र प्रदेश। नंबर 5 आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश क्यों चर्चा में है? आंध्र प्रदेश इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने हाल ही में अपनी नई राजधानियां बनाई हैं और अब आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स हैं। ध्यान रखना, 3 राजधानियां बन गई हैं। एक राजधानी है आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम। ठीक है, सबके नाम याद रखना। तो विशाखापट्टनम एक कैपिटल हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। सेकेंड कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है, और थर्ड कैपिटल हो जाएगी कुर्नूल। ये कुर्नूल तो उस समय भी कैपिटल होती थी आंध्र प्रदेश की जब आंध्र प्रदेश का गठन पहली बार हुआ था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था देश में, और उसी समय इसकी कैपिटल होती थी कुर्नूल। फिर बाद में आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तो उस समय राजधानी फिर इधर अमरावती बनाई गई कुछ दिन के लिए, फिर विशाखापट्टनम एक नई राजधानी बना दी गई है। काम क्या क्या होंगे यहाँ? पहली जो राजधानी है वो है कार्यकारी, यानी विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया गया है। सारे एग्जीक्यूटिव जो कार्य होंगे वो यहां से होंगे, कार्यकारी काम। सेकंड वाला जो अमरावती है उसको विधायी राजधानी बनाया गया है आंध्र प्रदेश की, विधायी लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव कैपिटल हो जाएगी इसकी अमरावती, और जो कुर्नूल है वो इसकी न्यायिक राजधानी रखी गई है। न्यायिक राजधानी जुडिशियल। ठीक है, यानी कि न्याय से संबंधित सारे काम यहां होंगे, तो इसकी जुडिशियल कैपिटल हो जाएगी। ये थे आज के करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप इसके टू द पॉइंट्स नोट्स बनाते जाइए। अगले 2 या 3 वीडियो में जनवरी 2020 का करंट अफेयर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, हम उसको खत्म कर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने अपना चैनल श्री अरविंदो IAS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी इसलिए दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सारे आपको इसी चैनल पर यहाँ मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, थैंक यू सो मच।